नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा कर रहा हूँ। बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का तथा हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमने पिछली कड़ी में भाषा की परिभाषा के आधार पर भाषा के स्वरूप को स्पष्ट किया। इसी भाषा के स्वरूप को विस्तार के साथ विभिन्न कड़ियों के माध्यम से आपके सन्मुख रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। भाषा के सामान्य स्वरूप को मैंने आपके सन्मुख रखा, उसके साथ प्रयोग के आधार पर भाषा के स्वरूप को आपके सन्मुख रखा, जिसमें मौखिक भाषा और लिखित भाषा का सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप, कई उदाहरणों के माध्यम से उसको आपको समझाने की कोशिश की। अब हम भाषा के स्वरूप को देखते समय व्यवहार के आधार पर भाषा के विभिन्न रूपों को यहाँ पर देखेंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भाषा ये सामाजिक वस्तु है। मानवीय विकास में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। भाषा के बगैर हम स्वयं के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम यानी व्यक्ति, और व्यक्ति जिन जिन क्षेत्रों में कार्य करता है उन सभी क्षेत्रों में उसकी सहायिका, सहचरणी सही मायने में कौन होती है? तो भाषा होती है। भाषा यह व्यक्ति के संप्रेषण का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। चाहे वह ध्वन्यात्मक भाषा हो, संकेतात्मक भाषा हो, या फिर कूट भाषा हो, या लिखित भाषा हो। भाषा की इन विभिन्न रूपों को मनुष्य को अपने विकास के लिए, अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों के विचारों का खुद में संप्रेषण करने के लिए प्रयोग करना पड़ता है, एक माध्यम के रूप में। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण सहायक क्या है व्यक्ति की? तो भाषा है। यानी बच्चा जब रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। रोना भी एक भाषा का प्रकार है। देखिए, अपने मन का उद्देश्य या अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें भाषा के विभिन्न रूपों का आधार लेना पड़ता है। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, या किसी को कुछ समझेगा भी नहीं कि इनको क्या चाहिए। हमारा कार्यालय में काम है, जब तक हम उस कार्यालय में जाकर बोलेंगे नहीं या लिखित रूप में आवेदन नहीं करेंगे तब तक उस कार्यालय के बाबू को क्या पता चलेगा कि इनको क्या चाहिए। अब ये जो दोनों के बीच में वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम हो, उसका आधार क्या है? तो भाषा है। वो माध्यम ही भाषा है। तो व्यवहार के अनुसार भाषा के स्वरूप को जब हम देखते हैं तो इस स्वरूप को देखते समय ये निश्चित करना आवश्यक है कि भाषा है क्या। आप जानते हैं कि विश्व में बहुत सारे भाषा परिवार हैं, और उन सभी परिवारों में से किसी एक परिवार से हम संबंधित होते हैं। जैसे हम संबंधित है भारतीय भाषा परिवार से, क्योंकि आधुनिक सभी भारतीय आर्य भाषाएं भारतीय परिवार से संबंधित है, चाहे वो मराठी हो या हिंदी हो। तो हम एक निश्चित भाषा परिवार से संबंधित है, यानी भारतीय भाषा परिवार से। अब भारतीय भाषा परिवार में हिंदी से हम संबंधित है। हिंदी के कई रूप हैं, कई उसकी उपभाषाएं, कई बोलियां हैं। व्यक्ति के आधार पर सोचेंगे तो कई व्यक्ति बोलियां हैं।
यानी क्षेत्र के आधार पर, प्रादेशिकता के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर भाषा के विभिन्न प्रकार हमको दिखाई देते हैं। तो मित्रों, मूलतः हम एक भाषा से संबंधित हैं। हमारी एक मूल भाषा है। प्रयोग के आधार यानी व्यवहार के आधार पर जब हम सोचते हैं तो, और वही भाषा हमारी व्यावहारिक भाषा बनकर हम जिन जिन क्षेत्रों में कार्य करते हैं उन क्षेत्रों में हमारी सहचरणी बनकर, सहायिका बनकर हमारे साथ होती है, हमारी मददगार बनकर। जैसे मैं हिंदी भाषी हूं लेकिन मेरी मातृभाषा मराठी है, और जब मैं किसी दफ्तर में जाता हूं तो मेरी सहायिका, सहचरिणी, मददगार बनकर मराठी और आवश्यकता के अनुरूप हिंदी मेरे साथ होती है। यह व्यवहार के लिए एक भाषा आवश्यक है, यानी अपनी मूल भाषा, ये पहला स्वरूप है व्यवहार के आधार पर भाषा का। दूसरी बात यह है कि वह मातृभाषा ही अपने व्यवहार की भाषा होती है। व्यवहार हम अपनी मातृभाषा में जितनी उचित ढंग से करेंगे उतनी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, भले हमारे पेट की भाषा हिंदी होगी लेकिन हमारे हृदय की भाषा कौन सी है? हमारी मातृभाषा मराठी। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो आप किस भाषा में मेरे विचारों को आत्मसात कर रहे हैं? मेरे विचार आपके अंदर किस रूप में संचारित हो रहे हैं, किस भाषा में? निश्चित मैं बताता हूं, यदि आपकी मातृभाषा मराठी है तो भले मैं हिंदी में बात कर रहा हूं लेकिन आप मेरी बात मराठी में अर्थ प्राप्त करने की कोशिश करते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अंग्रेजी में हमसे बोलता है तो हम अंग्रेजी में ही उसे आत्मसात नहीं करते बल्कि हम उसे अपनी भाषा में आत्मसात करते, जो हमारे हृदय की और हमारे मस्तिष्क की भाषा होती है। पेट की भाषा से हम उसे आत्मसात नहीं करते। पेट की भाषा यानी रोजगार की भाषा। हिंदी हमारे रोजगार की भाषा है, तो मराठी हमारे अंदर जो भी ज्ञान चाहिए, हमें जो खुराक चाहिए वो देने वाली भाषा है। तो ये दूसरा प्रकार यानी मातृभाषा। अब हिंदी के बारे में ही हम सोचेंगे। कुछ समय मैंने आपको मराठी का उदाहरण इसलिए दिया कि भाषा और व्यक्ति का संबंध कैसे है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। मराठी को मैं अलग नहीं कर सकता मुझसे, लेकिन यहाँ पर विषय है हिंदी का। तो देखिए कि व्यवहार की दृष्टि से हिंदी के विभिन्न स्वरूप हैं। मुख्य तौर पर हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, आधिकारिक राजभाषा। संविधान ने उसको मान्यता दी है। लोक मान्यता के आधार पर हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे देश के अधिकांश लोगों की मातृभाषा है और हिंदी में अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध होते हैं, इसलिए हिंदी रोजगार मूलक भाषा भी है, जिसे ही प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। प्रयोजन मूलक भाषा यानी क्या? व्यक्ति के विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। प्रयोजन मूलक भाषा भाषा का विशिष्ट रूप है। तो आज व्यक्ति अपने सामान्य प्रयोजन के लिए सामान्य भाषा में काम चलाता है, लेकिन विशेष प्रयोजन के लिए भाषा के विशेष रूप का ही उसको प्रयोग करना पड़ता है।
अब व्यवहार क्षेत्र के आधार पर हिंदी के स्वरूप कई प्रकार के हैं। इस स्वरूप को देखते समय यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका स्वरूप, सामाजिक स्तर पर उसका स्वरूप, सांस्कृतिक स्तर पर उसका स्वरूप, धार्मिक स्तर पर उसका स्वरूप, राजनीतिक स्तर पर उसका स्वरूप, प्रशासनिक स्तर पर उसका स्वरूप, वाणिज्य व्यवहारिक स्तर पर उसका स्वरूप, कानून विधि के स्तर पर उसका स्वरूप आपको अलग अलग दिखाई देगा। विज्ञान तकनीकी के रूप में उसका स्वरूप आपको अलग दिखाई देगा। व्यक्ति एक है, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन में इन सभी क्षेत्रों के साथ कम अधिक प्रमाण में क्यों न हो संपर्क आता है, और उस क्षेत्र के साथ जब उसका कुछ प्रयोजन होता है तो उस प्रयोजन के लिए व्यक्ति को क्षेत्रानुकूल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। मैं अध्यापक हूँ, इसलिए पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मेरी अध्यापकीय भाषा मेरे काम नहीं आएगी, पुलिस समझकर नहीं लेगी। मैं गांव में जाता हूं तो गांव के लोगों के साथ मुझे मेरी अध्यापकीय शैली में बात नहीं पचेगी, उनके धरातल पर, उनके स्तर तक पहुंचकर मुझे बात करनी पड़ेगी, तब उनके पहलू कुछ पड़ेगा। नहीं तो मैं मेरे ही अध्यापकीय शैली में परिनिष्ठित शब्द निकालकर विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए बात करूंगा तो देहाती लोग मेरा मुंह ताकते रह जाएंगे। इसलिए जिन जिन क्षेत्र में व्यक्ति को जाना पड़ता है या संबंध आता है, उस क्षेत्र की भाषा का व्यक्ति को प्रयोग करना पड़ता है व्यवहारिक स्तर पर। इसलिए भाषा का एक व्यवहारिक स्वरूप है। और हिंदी भाषा की इतनी बड़ी परिधि है। हिंदी भाषा ने अपनी मातृभाषा की सीमाओं को कब का लांदा है। अपना जो विस्तार है, उसने भौगोलिक विस्तार बहुत पहले से उसने किया है, क्योंकि हिंदी हमारे देश की प्राचीन राजभाषा की परंपरा को चलाने वाली प्रमुख भाषा है। चाहे वह आदिकाल हो, मध्यकाल हो, उत्तर मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, हिंदी इस देश की आधिकारिक रूप में या कुछ समय अआधिकारिक रूप में राजभाषा रही है। इसलिए उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। हिंदी आज व्यवसाय की भाषा बनी है, बाजार की भाषा बनी है। इस कारण हिंदी ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांदा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन रही है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने वस्तु की खपत के लिए अधिक उपभोक्ताओं की भाषा को अपनी माध्यम भाषा बनाते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी बाजार पेट कौन सी है तो भारत है, और भारत की प्रमुख भाषा कौन सी है, हिंदी है। इसलिए अन्य देशों के लोगों को भी हिंदी पढ़नी पड़ रही है, सीखनी पड़ रही है। तो आज समस्त विश्व में हिंदी व्यावहारिक रूप में भी पहुंची है। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है, आदर्श संस्कृति है। इस कारण इस संस्कृति को सीखने के लिए भी कई विदेशी लोगों ने हिंदी को सीखा। इस कारण सांस्कृतिक भाषा के रूप में भी हिंदी ने अपनी राष्ट्रीय सीमा को लांधा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश किया। हिंदी संचार माध्यम की भी भाषा है। सिनेमा जगत की भाषा है, जनसंचार माध्यम की वो भाषा है। और हिंदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, विशेषताओं को आगे चलकर अगली कड़ियों में हमें देखना है। सुमधुरता, सरलता, सहजता, ये हिंदी की खास विशेषता है। हिंदी सुनने में बहुत मधुर लगती है। बोलने वाला व्यक्ति कितना भी बोलता जाए, हम सुनने वाला कभी नहीं थकेगा।
और बोलने वाला भी ऐसे बोलता है जैसे वह बोलता ही जा रहा है, लेकिन वह रोकने का नाम नहीं लेता। जैसे हिंदी यह सहज भी बोली जाती है तो एक गाना लगती है, और मराठी सहज भी बोली जाए तो एक गाली लगती है। ये एक ही परिवार की भाषा है, लेकिन दोनों में यह अंतर है। इस कारण हिंदी ने अपने क्षेत्र को लांदा है, यानी एक स्वरूप उसका विश्व भाषा के रूप में भी हमें दिखाई देता है। और मित्रों की 1991 के बाद जब वैश्वीकरण का आरंभ हुआ तो उसका भी लाभ अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए हिंदी को हुआ है। इस प्रकार से हिंदी भाषा का स्वरूप एक विश्व भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, लोक मान्यता के आधार पर राष्ट्रभाषा के रूप में, और व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रानुकूलता के आधार पर एक व्यावहारिक भाषा के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों की परिभाषा भी आपने देखी। परिभाषा के आधार पर हिंदी का सामान्य स्वरूप भी मैंने आपके सम्मुख रखा, और वह स्वरूप रखते समय हिंदी के मुख्य 2 स्वरूपों को भी आपके सम्मुख रखा। प्रयोग के आधार पर हिंदी का स्वरूप, जैसे लिखित, मौखिक और लिखित, और व्यवहार के आधार पर हिंदी का स्वरूप, व्यवहार क्षेत्र के आधार पर हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, इनको भी मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। मित्रों, अपने मेरी इन बातों को सुना, सहा, जो उचित है उसे आत्मसात कीजिए, जो अनुचित लगता है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और आपने यह बिल्कुल सुना, इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मेरे इन विचारों को विराम देता हूँ। अगली कड़ी में पुनः हम मिलेंगे हिंदी भाषा की विशेषताओं को लेकर। धन्यवाद।